वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूल केमिस्ट्री। सबसे पहली बात, फ्यूल होता क्या है। हम इस लेक्चर को बहुत स्पीड से करेंगे। हम एक रिवीजन टाइप से इस लेक्चर को करने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप भी अपना स्पीड बना के रखना ग्रैब करने की। सबसे पहली बात की फ्यूल होता क्या है। फ्यूल कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम ऑक्सीडाइज कर सकें और उससे हीट निकले, उससे एनर्जी निकले। मतलब सीधा सीधा एक ही काम है, फ्यूल का काम है एनर्जी देना, और एनर्जी लेने के लिए हमें उसे ऑक्सीडाइज करना पड़ता है। सो एनी सब्सटेंस विच गिव एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूल बोलेंगे। अब कौन से फ्यूल हम देखते हैं या फिर एनर्जी होती कहां कहां पे है। देखो, नेचर से हमें एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में, हाइड्रो पावर यानी कि जल की जो ऊर्जा है उससे, जियोथर्मल एनर्जी जैसे वोल्केनो का इरप्शन होता है वैसे ही गर्म पानी के झरने भी निकलते हैं, वैसे ही धरती के क्रस्ट के नीचे जो एनर्जी है वो पानी को और एयर को, इनको क्या कर सकती है, हीट कर सकती है। उस हीट की वजह से वो क्या करेगा, बहुत स्पीड से अर्थ से बाहर निकलेगा। जो स्पीड से अर्थ से बाहर निकलेगा उससे हम टरबाइन घुमा सकते हैं, या फिर कोई पानी अगर गर्म होके आ रहा है तो हम उसको किसी जैसे हीटेड वाटर की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो वो भी क्या, एक एनर्जी की फॉर्म है। तो एनर्जी बेसिकली हमारी दो तरह की होती है, एक रिन्यूएबल, दूसरी नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है, सबसे पहले देखते हैं। रिन्यूएबल, नाम में आ रहा है रिन्यूएबल, यानी कि ऐसी एनर्जी की फॉर्म जिसको हम रिन्यू कर सकें। कौन सी फॉर्म को हम रिन्यू कर सकते हैं, जो फॉर्म लगातार अवेलेबल रहती है। जैसे सनलाइट है, आज है यूज कर लो, कल भी आएगी यूज कर लो, अगले दिन भी आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने 3 दिन लगातार सनलाइट को यूज किया उसके बाद सनलाइट ना आए, ऐसा नहीं है। तो सनलाइट क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरी है वाइंड एनर्जी। हवा बह रही है, हम उससे पवन चक्की चलाएं, एनर्जी प्रोड्यूस करें, या फिर कोई मैकेनिकल वर्क करें। आज हवा चल रही है, कल भी चलेगी, परसों भी चलेगी, हम कितनी बार भी यूज करें वो खत्म नहीं होने वाली, वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो रही है। तो ये जो एनर्जी है, अच्छा, वाटर की एनर्जी इसको हम हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। नदियों में पानी बह रहा है, हम क्या करते हैं, उसके आगे टरबाइन लगाते हैं, उस बहते हुए पानी से जो टरबाइन घूमेंगे उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये भी किसका फॉर्म है, एक रिन्यूएबल एनर्जी। यानी रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। एक और डेफिनेशन आती है इसकी कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो है जो हम कंज्यूम तो कर लें लेकिन विद इन ह्यूमन टाइम स्केल। अब आदमी की जिंदगी का टाइम स्केल कितना है, करीबन करीबन 70 साल। पहले 100 साल होता था टाइम फ्रेम जिसमें एक आदमी की पूरी लाइफ जाती थी। आजकल हम 70 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान के चलते हैं। तो अगर हम 70 साल की लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बीच में ही जो हमने खत्म किया है वो वापस से बन जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल ही बोलेंगे। अब जंगल से आप लकड़ी काट के ले आओ, आज आपने एक पेड़ की लकड़ी काटी है, उसको यूटिलाइज किया, उससे एनर्जी प्रोड्यूस की। क्या आपकी अपनी लाइफ के अंदर आप दोबारा से जंगल उगा सकते हो, लकड़ी उगा सकते हो? बिल्कुल उगा सकते हो। 2 या 4 साल के अंदर दूसरा पेड़ आप तैयार कर सकते हो। वो ह्यूमन टाइम फ्रेम में आता है, इसलिए वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है। यानी कि जो हमारी लकड़ियां हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं। जो हमारा क्या बोलते हैं, सनलाइट है, वो क्या है, रिन्यूएबल है। जो वाइंड पावर है वो क्या है, रिन्यूएबल है। जो हाइड्रो पावर है वो भी क्या है, रिन्यूएबल है। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी जिसकी मैंने बात की, यानी जो हमारी धरती का क्रस्ट है वो नीचे से क्या है, गर्म है, कोर बिल्कुल गर्म है, बहुत ज्यादा हीटेड है। जैसे जैसे ऊपर आते जाते हैं टेम्परेचर घटता रहता है, लेकिन अगर पानी उस गर्म कोर की तरफ कहीं पे इकट्ठा हो रखा है तो वो गर्म ही है। जैसे ही उसे स्पेस मिलेगा, रास्ता मिलेगा, वो धरती से बाहर निकलेगा। अगर लावा निकलता है तो हम कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, लेकिन लावा की बजाय कई बार स्टीम भी निकलती, यानी भाप निकलती रही धरती से। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड में जाओ तो आपको कई जगह ऐसा मिलेगा बिल्कुल गर्म उबलता हुआ पानी धरती से निकल रहा है।
ठीक है ना, ऐसे झरने हैं वहां पे। तो वो क्या है, वो जियोथर्मल एनर्जी का एक एग्जांपल है कि धरती की जो एनर्जी है, धरती के अंदर की जो एनर्जी है, अर्थ की जो एनर्जी, उससे हीट होके वाटर क्या है, बाहर आ रहा है। वाटर तो अर्थ के निचे है ही, लगभग हर जगह है, ग्राउंड वाटर जिसे हम बोलते हैं। तो वो ग्राउंड वाटर उस हीट की वजह से गर्म होके बाहर निकलता है। ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी। तो ये हमारी सारी कौन सी हैं, रिन्यूएबल एनर्जी हैं, जो लगातार हैं और खत्म नहीं हो रही। ठीक है, दूसरी बात आती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नाम में क्या लिखा है, नॉन रिन्यूएबल, यानी ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, और अगर रिन्यू किया भी जा सके तो वो ह्यूमन टाइम फ्रेम में नहीं आएगा। यानी कि जैसे आपने पेट्रोलियम निकाला धरती से, उस पेट्रोलियम को रिफाइन किया और वहां से आपको पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैक्स, बहुत सारी चीजें मिले हैं। अब जो चीजें आपको पेट्रोलियम से मिली हैं वो सारी की सारी ऐसी हैं, आपने एक बार कंज्यूम की, पेट्रोलियम को एक बार कंज्यूम किया, अर्थ का जितना पेट्रोलियम है अगर ह्यूमंस कंज्यूम कर लेंगे तो क्या बाद में अपनी लाइफ के अंदर दोबारा पेट्रोलियम को बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसके बनने में क्या लगेगा, करीबन करीबन करोड़ों अरबों साल लगने हैं। ह्यूमन टाइम फ्रेम बहुत छोटा है, करीबन 70 से 100 साल, तो उतने में हम दोबारा से नहीं बना सकते। तो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, उनको हम रिन्यूएबल नहीं कह सकते। जंगल की लकड़ी तो रिन्यूएबल थी, लेकिन जो हजारों लाखों साल पहले जंगल दब गए और उनसे कोयला बना, वो नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि वो इतने टाइम फ्रेम में दोबारा से नहीं बन सकता। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बीच में एक अच्छी खासी दरार है कि भाई जिनको रिप्लेनिश कर दें, दोबारा से बना सकें खत्म होने के बाद, तो वो क्या है, रिन्यूएबल है। और जो पेट्रोलियम है, कोल है, ऐसे जो हैं वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। एक चीज और आती है, न्यूक्लियर एनर्जी। कोल पेट्रोलियम तो सभी पढ़ते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी, हम एक न्यूक्लियस को तोड़ के फ्यूजन करके, आजकल तो फ्यूजन टेक्निक भी चलाई जा रही है, तो वो क्या है, न्यूक्लियस से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, मास लॉस होगा इक्वल टू एमसी स्क्वायर, वहीं से क्या है, हम कितनी एनर्जी वहां से ले पा रहे हैं। बट मेन बात क्या है कि वो जो न्यूक्लियर सब्सटेंस है, यानी कि आपका यूरेनियम है, प्लूटोनियम पे बात चल रही है, या हाइड्रोजन के फ्यूजन पे बात चल रही है, ये तो लिमिटेड है ना, हम कोई एलिमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। हम एक एलिमेंट को जब उसके न्यूक्लियस की रिएक्शन करवा के दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे, तो पहले वाला लाइक यूरेनियम, हम यूरेनियम का फिजन करा दे तो यूरेनियम से हमारे जो दो प्रोडक्ट निकलेंगे, न्यूक्लियर वेस्ट हम जिसे बोलेंगे, उससे तो हम वापस से एनर्जी नहीं ले पा रहे हैं। इसका मतलब यूरेनियम जिसकी मात्रा सीमित है अर्थ के अंदर, खुद भी रेडियो एक्टिव है, खुद भी डीके कर रहा है, ऊपर से हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर वो क्या है, एक न एक दिन खत्म हो जाना है। वो एलिमेंट की एग्जिस्टेंस एज ए फ्यूल खत्म हो जाएगी, बहुत कम बचेगा, तो एज ए फ्यूल यूज नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के अंदर ही आता है, वो रिन्यूएबल नहीं है। रिन्यूएबल वही है जिसको हम ह्यूमन टाइम फ्रेम में दोबारा से उस स्रोत को यूज करना शुरू कर सकें। इतनी चीज समझ आई? तो हमने अभी बात की है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, और बात की थी फ्यूल की। फ्यूल क्या करेंगे, एनर्जी देंगे। वो जो फ्यूल है हमारा, बेसिकली हम किससे, कोल और पेट्रोलियम से ही लेते हैं। जितना भी फ्यूल हम आज के टाइम में यूज कर रहे हैं मैक्सिमम, चाहे अपने डीजल व्हीकल हैं, ठीक है, या फिर अपना क्या बोलते हैं पेट्रोल व्हीकल है, या फिर जलाने के लिए कैरोसिन चाहिए, ये सब के सब किससे हैं, पेट्रोलियम से आ रहे हैं। दूसरा जो एलपीजी गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो भी पेट्रोलियम से आ रही है, तो वो भी क्या है, नॉन रिन्यूएबल। जो व्हीकल्स में आ रहा है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, वो क्या है, नेचुरल गैस के रिसोर्सेज, वो भी क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। एक बार हमने यूज कर लिए, कंज्यूम कर लिए, तो दोबारा से हमारे टाइम फ्रेम में तो दोबारा आ नहीं सकते, तो हम दोबारा से तो उनको खत्म करके यूज नहीं कर सकते। अब जो फ्यूल है वो अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं। जैसे एक क्राइटेरिया है कि हमें किस सोर्स से मिले हैं उसके हिसाब से। तो जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्यूल्स, प्राइमरी फ्यूल और सेकेंडरी फ्यूल में इतना सा फर्क है, जो जैसा हमें मिला है एज इट इज यूज कर लें,
विदाउट केमिकल मॉडिफिकेशन तो हम बोलेंगे वो प्राइमरी फ्यूल है। लेकिन अगर प्राइमरीली उसको यूज नहीं किया जा सकता, हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ रहा है, उसको केमिकली चेंज करना पड़ रहा है, केमिकली चेंज करने के बाद हम उसको यूज कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी फ्यूल हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे देखना आप कि हमारे पास जो है वुड है, लकड़ी है, जंगल से लकड़ी लाए, बिना कोई केमिकल रिएक्शन करवाए, बिना इंडस्ट्री में प्रोसेस करवाए हम क्या कर सकते हैं, उसको जला सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो क्या रहेगा, प्राइमरी फ्यूल का एग्जांपल रहेगा। लेकिन क्या पेट्रोल जिसको हम गैसोलीन भी कहते हैं या डीजल, ये एज इट इज नेचर में मिलते हैं? नहीं, नेचर में मिलेगा पेट्रोलियम, उसकी क्रैकिंग करवाओगे, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाओगे, उसके बाद आपको पेट्रोल या फिर डीजल मिलेंगे, तो वो क्या है, सेकेंडरी फ्यूल है, ड्राइव फ्रॉम दी प्राइमरी फ्यूल। प्राइमरी एज सच यूज किए जा रहे हैं और सेकेंडरी क्या है, ड्राइव किए जा रहे हैं। अच्छा, नेचुरल गैस सीएनजी जिसे हम बोलते हैं, वो कैसे मिलती है कि आपने धरती के चट्टान के नीचे ड्रिल किया और वहां गैस का रिजर्व है, तो गैस वहां से बाहर निकल रही है, उस गैस में ज्यादातर कंपोनेंट क्या है, मिथेन का होता है, तो वो वाली जो गैस है आपकी नेचुरल गैस है, वो क्या रहेगी, प्राइमरी फ्यूल रहेगी। क्या रहेगी, प्राइमरी फ्यूल। सेकेंडरी के अंदर एलपीजी आ भी सकती है और नहीं भी। कैसे, एक पेट्रोलियम का वेल है, पेट्रोलियम का कुआं है, अगर हम पेट्रोलियम को गर्म करेंगे बाहर रिफाइनरी में, उससे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे एलपीजी गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। लेकिन जो पेट्रोलियम के रिजर्व के ऊपर है वो भी तो क्या है, पेट्रोलियम गैस ही है, ठीक है, तो वहां से जो आ रही है सीधे सीधे आपने ले ली, तो आप उसको प्राइमरी बोल सकते हो, वरना क्योंकि उसको प्रोसेस किया जा रहा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा के पेट्रोलियम का, वहां से वो पेट्रोलियम गैस ली जा रही है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फ्यूल बोलते हैं। जो घरों में एलपीजी आ रही है वो क्या है, सेकेंडरी फ्यूल है, जबकि सीएनजी वो क्या है, प्राइमरी है। वैसे तो ये तो प्राइमरी और सेकेंडरी किसके आधार पे है कि फ्यूल का ओरिजिन क्या है, फ्यूल का ओरिजिन क्या है। दूसरा, उसकी फिजिकल स्टेट के हिसाब से भी हम फ्यूल को कैटेगराइज कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट के हिसाब से सीधे सीधे हमारे पास तीन फिजिकल स्टेट हम बोलते हैं, एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैसियस फॉर्म। तो अगर कोई फ्यूल सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फ्यूल और गैसियस फॉर्म में तो गैसियस फ्यूल। अब हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा ज्यादा बेटर फ्यूल है। देखो, फ्यूल है तो फ्यूल है, खराब नहीं कह सकते, हाँ कोई कहीं पे बेटर हो सकता है, कोई कम बेटर हो सकता है। तो सबसे पहले हम सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल लेते हैं। सॉलिड फ्यूल होते कौन से हैं, कोयला एक सॉलिड फ्यूल है, लकड़ी एक सॉलिड फ्यूल है, जो उपले बनते हैं गोबर से वो भी एक सॉलिड फ्यूल है। आमतौर पर ये सॉलिड फ्यूल लगभग हाउस होल्ड में यूज किए जाते हैं, घरों में यूज किए जाते हैं। जब इनको यूज किया जाता है, इनसे जब एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, इनको जलाया जाता है, तो इनको जलाने पर हीट निकलती है, सभी को पता है, धुआं भी निकलता है, और क्या जलाने के बाद कुछ बचता भी है, बचता है राख, यानी कि ऐश बचती है उससे। यानी कि सॉलिड फ्यूल के अंदर से हीट तो निकलेगी, मान लिया, धुआं भी निकलेगा, उसके अनबर्न्ड पार्टिकल भी निकलेंगे, और तीसरी क्या है, राख भी बचेगी, यानी एशिड भी बचेंगे उसके। सॉलिड फ्यूल के ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कहूंगा मैं इसे, अच्छा बुरा हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात आती है लिक्विड फ्यूल की। कौन सा लिक्विड फ्यूल यूज किया जाता है जनरली, पेट्रोल और डीजल, ये ज्यादा लिक्विड फ्यूल यूज किए जाते हैं। इससे पहले केरोसिन जब मार्केट में था तो केरोसिन घरों में दिया जलाने के काम आता था, या फिर कई बार आग ना पकड़े उसको आग पकड़ाने के, उस मटेरियल को जलाने के लिए ऐसे काम आता था। तो ये तीनों के तीनों क्या है, लिक्विड फ्यूल है। घरों में दिया जलाने के लिए जो सरसों का तेल यूज किया जा रहा है वो भी एक लिक्विड फ्यूल है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल के फायदे और नुकसान अगर देखने की कोशिश करें तो क्या लिक्विड फ्यूल जलने के बाद कोई राख बचती है, कोई तेल जलेगा तो क्या कोई राख बचेगी। बहुत सारे तेल जो आप देखते हो व्हीकल्स हैं, क्या व्हीकल से कोई राख निकलती है कि आपने आज व्हीकल चलाया है 15 किलोमीटर और 1 किलो राख इकट्ठा हो गई, ऐसा देखा है कभी नहीं।
यानी कि जो लिक्विड फ्यूल है जब वो जलते हैं वो गैसेस तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वहां पे राख यानी कि एसिड नहीं बचती है। वो हीट करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, गैसेस प्रोड्यूस करेंगे, बट राख नहीं बचेगी। इसका मतलब सॉलिड के मुकाबले थोड़े से क्लीन तो हो गए, ठीक है ना, क्लीनर कह सकता हूं मैं उसे। सॉलिड के मुकाबले थोड़े से क्लीन है। क्या है? राख इन्होंने नहीं दी, एनर्जी प्रोड्यूस की। तीसरी बात आती है गैसियस फ्यूल की। गैसियस फ्यूल बेसिकली दो ही यूज हो रहे हैं, सीएनजी और एलपीजी। घरों में तो हाँ, इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, सिंथेटिक गैस, बहुत सारी अलग अलग गैसेज हैं, वो अलग बात है। तो अगर हम हाउस होल्ड की बात करें, क्योंकि हम वहां से कंपेयर कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, तो सीएनजी और एलपीजी जब भी जलते हैं, क्या आपको धुएं के पार्टिकल निकलते दिखाई देते हैं? धुआं दिखाई नहीं देता। गैसें थोड़ी बहुत प्रोड्यूस होती हैं, CO2 प्रोड्यूस होगी, नो डाउट। इफ कार्बन इज बर्निंग, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो CO2 बनेगा, थोड़ा बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, नो डाउट। बट जो धुआं निकल रहा है कहां से? सॉलिड फ्यूल के जलने से। ऐसा सिनेरियो तो क्रिएट नहीं होने वाला। इसका मतलब गैसेस फ्यूल में ना तो राख बच रही है, घर में चूल्हा जलाया, खाना पकाया और गैस से चूल्हा जल रहा था, तो कहीं राख आई ही नहीं, कोई राख नहीं, कोई दिखने वाला धुआं नहीं। तो ये ज्यादा क्लीन हो गई लिक्विड फ्यूल से भी, यानी गैसेस क्या है? और भी क्लीनर। किससे भी क्लीन है ये? लिक्विड से भी। तो सॉलिड से क्लीन लिक्विड और लिक्विड से क्लीन गैस। लेकिन ये तो हमने प्रॉपर्टी सीधे सीधे रिलेट की है। अब हम बात करेंगे अच्छे फ्यूल की क्वालिटी क्या होती है, वो फिर देखेंगे कि कौन सा फ्यूल अच्छा, कौन सा फ्यूल कम अच्छा। इतनी चीज समझ आई? तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? गुड फ्यूल, अच्छे फ्यूल होते क्या है? अच्छे फ्यूल, फ्यूल की अच्छाई है उसकी एनर्जी में। फ्यूल की अच्छाई है उसकी एनर्जी में। जो फ्यूल जितनी अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वो फ्यूल उतना अच्छा। अब इसके लिए हमें जानना पड़ेगा एक अलग चीज को, जिसका नाम है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है? हमें पता है किसी भी फ्यूल का हमें क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन करवाना है, उसको बर्न करना है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होएगी। तो हम किसी भी फ्यूल का क्या करें? यूनिट अमाउंट ले लें। 1 ग्राम या 100 ग्राम यूनिट अमाउंट आपने ले लिया, या 1 किलोग्राम ले लिया, आपने क्या लिया? यूनिट अमाउंट। तो जो यूनिट अमाउंट आपने लिया, उस यूनिट अमाउंट को क्या करो? आप बर्न करो। बर्निंग के प्रोसेस से क्या करेगी? एनर्जी रिलीज होगी इसमें से, क्योंकि इसके जितने भी कार्बन है वो सारे क्या बनाएंगे? CO2 बनाएंगे। वो रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा? यहां से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है फ्यूल के बर्न करने से। फ्यूल को बर्न किया यूनिट अमाउंट को, और कितनी हीट आपको मिली, वो क्या है? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय बर्निंग ऑफ ए यूनिट अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूल। हमारे पास अलग अलग फ्यूल है, तो हर फ्यूल की अपनी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। हम उसी कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से इनको कंपेयर करेंगे, कौन सा बेटर फ्यूल है, कौन सा लेस बेटर फ्यूल है। अगर कोई फ्यूल जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, सपोज फ्यूल ए है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है ज्यादा, और फ्यूल बी है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है कम, तो किसके थोड़े से अमाउंट से ज्यादा एनर्जी निकल रही है? ए के थोड़े से अमाउंट से ज्यादा एनर्जी निकल रही है, इसका मतलब, और बी के थोड़े से अमाउंट से कम ही एनर्जी निकलेगी। तो जो ज्यादा एनर्जी दे दे थोड़े से अमाउंट से, वही तो बेटर फ्यूल हुआ। तो ये होती है कैलोरीफिक वैल्यू, कि यूनिट अमाउंट फ्यूल का हम बर्न कर रहे हैं, उससे कितनी एनर्जी निकल रही है, कितनी हीट निकल रही है। अब कैलोरीफिक वैल्यू होती है दो टाइप की। दो टाइप की कौन सी? पहली होती है ग्रोस ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू, और दूसरी होती है नेट कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, इनको समझते हैं। सपोज करो आपने क्या लिया? 1 ग्राम कोई फ्यूल लिया। 1 ग्राम फ्यूल लिया, आपने क्या किया? उसको इग्नाइट किया, जलाया,
और जलने से उसकी एनर्जी निकली। आपने उस जलने से प्रोड्यूस होने वाली गैसेस, वाटर वेपर, उन सभी को जाने दिया, उन सभी को जाने दिया और देखा कि कितनी हीट यहां पे फिलहाल अवेलेबल है। तो क्या होगा, जितना जलने में हीट निकली थी उसका कुछ हिस्सा वाटर वेपर और गैसेस क्या करेंगे, लेके उड़ जाएंगे, थोड़ी एनर्जी बचेगी वहां पे। लेकिन जो एनर्जी अब बच रही है ना उन चीजों के निकलने के बाद, वो यूजफुल फॉर्म रह जाएगी ना अपने पास, वो हीट एनर्जी रह गई जो हमारे पास अवेलेबल रहेगी। तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेट कैलोरीफिक वैल्यू। यानी नेट कैलोरीफिक वैल्यू वो वैल्यू है व्हेन यू बर्न यूनिट अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूल, और आप जाने देते हो जितने वेपर निकले हैं उससे वाटर वेपर बने हैं या कोई गैसेज निकली है उनको एस्केप करने देते हो, बस वहां पे देखते हो कि कितनी एनर्जी आपको वहां पे मिल रही है। दूसरी, अब इसके अंदर अगर मैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू में वो एनर्जी जोड़ दूं जो मेरे पार्टिकल अभी लेके यहां से एस्केप आउट हो गए, चाहे वो वाटर वेपर थे या गैसेस थी, अगर वो वाली एनर्जी मैं इसके अंदर जोड़ दूं तो वो होगी टोटल कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको मैं बोलूंगा ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू। यानी ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू वो है, ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू जीसीवी इज इक्वल टू जो हमारी नेट कैलोरीफिक वैल्यू है एनसीवी प्लस में एनर्जी एस्केप्ड। जो एनर्जी एस्केप कर गई थी, पार्टिकल्स को जाने दिया, वो वाली एनर्जी अगर मैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू में जोड़ दूं तो वो ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी। अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो आपके पास एक आइसोलेटेड कंटेनर है, एक आइसोलेटेड क्लोज कंटेनर है, इसमें आपका फ्यूल है, यहां यूनिट अमाउंट ऑफ फ्यूल है, आपने इसको बर्न किया, यहां पे बर्न करने से क्या हुआ, इससे एनर्जी निकली, प्लस में CO2 निकली, और जितनी हाइड्रोजन थी ऑक्सीजन की मदद से H2O यानी वेपर भी बने, वेपर बने, CO2 बनी, ये भी चीजें बनी। तो इसके अंदर से जो निकले हैं, चाहे वाटर वेपर निकले या CO2 निकले हैं, मैंने सिस्टम को बिल्कुल क्या कर दिया, टाइट कर दिया, आइसोलेटेड कर दिया। ना एनर्जी बाहर जा रही है, ना अंदर आ रही है, ना मैटर बाहर जा रहा है, ना मैटर अंदर आ रहा है। इस सिनारियो में जैसे बॉम्ब कैलोरीमीटर हम बात करते हैं, तो क्या होगा, जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई है बिना इनको वेपराइज किए, वो सारी की सारी कहां आ गई, ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू नहीं बन गई, क्या बन गई, ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू। अच्छा, ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू की अगर डेफिनेशन देखें तो कुछ ऐसे है कि भाई हमने यूनिट अमाउंट को बर्न किया, उससे एनर्जी निकली, उससे कुछ भी निकला, हमने उस सब प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट को क्या किया, कूल किया 15 डिग्री सेल्सियस तक। 15 डिग्री सेल्सियस हम रूम टेम्परेचर मान रहे हैं, उस पर हमारा फ्यूल था, हमने जलाया, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और इन्होंने भी क्या ली, एनर्जी ली, वाटर ने भी एनर्जी ली। इसको बाहर जाने से पहले क्या कहा कि मेरी वो सारी एनर्जी वापस निकाल, तू रूम टेम्परेचर पे आ, जहां मेरा फ्यूल था ना उसी लेवल पे आ, फिर देखता हूं कितनी एनर्जी बनी है। यानी एकदम से एनर्जी राइज हुई वाटर की, लेकिन कहा कि तू अपनी एनर्जी लूज कर, उसने भी एनर्जी लूज कर दी, बाकी हीट भी वो हो रही है, जो हीट ये खा के गया था इससे भी वापस ले ली, इसको वापस 15 डिग्री तक ठंडा किया, तो जितनी एनर्जी, मान लिया कि टेम्परेचर इस हीटिंग से 120 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और आपने क्या किया, इसको कूल डाउन किया 15 डिग्री सेल्सियस, यानी 105 डिग्री सेल्सियस इन वाटर वेपर का टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो ये वाला जो टेम्परेचर डाउन होते हुए जो एनर्जी बची अपनी, वो वाली एनर्जी हम यहां पे जोड़ रहे हैं, तब जाके हमारी ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू आ रही है। ये चीज समझ आई कि नहीं आई? तो कैलोरीफिक वैल्यू दो टाइप की है, एक है हमारी नेट कैलोरीफिक वैल्यू कि भाई आने दो, जलने दो और जाने दो, बस जो हीट मिल गई वो मिल गई। लेकिन अगर उस हीट मिल गई जो मिल गई उसमें वो भी जोड़ते हैं कि हमारा जो वेपोराइजेशन हुआ है, वाटर वेपर जो बने थे यहां पे, उसके में भी कितनी एनर्जी लगी है, वो भी अगर कैलकुलेट करके जोड़ दी जाए तो हमारी ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू बनेगी। क्लियर? तो ये बात थी कैलोरीफिक वैल्यू की। अब बात है, हमारे पास फ्यूल ए है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू मान लिया x यूनिट है,
और फ्यूल बी है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है y यूनिट। इफ x इज ग्रेटर देन y तो क्या होगा, ए अच्छा फ्यूल होगा बी के मुकाबले। लेकिन क्या सिर्फ कैलोरीफिक वैल्यू ही हमें अच्छे बुरे की पहचान करवा सकती है? नहीं, बहुत सारे और फैक्टर भी हैं, उन फैक्टर को भी साथ में कंसीडर करते हैं और समझते हैं। एक होता है इग्निशन टेम्परेचर। क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर गर्म करने पे फ्यूल जल सकता है। आपने एक एक्सपेरिमेंट को याद किया होगा कभी कि भाई अगर हम सनलाइट को फोकस करें एक लेंस की मदद से और सामने कागज है, तो कागज के ऊपर जैसे ही वो सनलाइट फोकस होएगी वो बर्न होना शुरू हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। एकदम से नहीं, पहले क्या होगा, सनलाइट की वजह से उसका टेम्परेचर राइज करेगा। जब वो टेम्परेचर राइज करेगा उसके बाद एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसके ऊपर कागज जलना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई फ्यूल इग्नाइट करना स्टार्ट कर दे, जलना स्टार्ट कर दे, ठीक है, वो क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर भी बताता है कि फ्यूल अच्छा होगा कि बुरा होगा। अगर किसी का इग्निशन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो भाई ठंडे से ठंडा जो आप नॉर्मली कर सकते हो वो 0 डिग्री है अपने फ्रिज में, तो उतने टेम्परेचर पे ही आग पकड़ ले तो ज्यादा खतरनाक है। यानी इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। और अगर किसी का इग्निशन टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस है तो भाई गर्म करते रहना, उसको जला नहीं पाओगे, तो वो भी अच्छा फ्यूल नहीं है। तो इग्निशन टेम्परेचर एक ठीक ठाक रेंज में हो तो अच्छी बात है, ठीक ठाक रेंज में हो तो अच्छी बात है। जैसे आप सरसों के तेल की बात करो, सरसों का तेल 20 डिग्री 30 डिग्री तक भी नहीं जलेगा, हीट करोगे तभी वो आग पकड़ेगा। और आग पकड़ने के बाद भी अगर आप उसको एकदम से बहुत ज्यादा ठंडा कर दोगे नहीं जलेगा वो। तो बात क्या है कि इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बताता है कि फ्यूल को किस टेम्परेचर पे ले जाके जलाना शुरू कर सकते हैं, ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या रहेगा, ठीक है ना। हम उतने हिस्से पे जहां पे आग जलानी है उतने पे उसको हीट करेंगे, बाकी पे हीट नहीं करेंगे। तो ये हमारा इग्निशन टेम्परेचर सॉलिड के लिए भी काम करता है, लिक्विड के लिए भी, गैसेस के लिए भी इग्निशन टेम्परेचर ठीक ठाक रेंज का होना चाहिए, तभी वो फ्यूल अच्छा फ्यूल है। ना तो इतना ज्यादा हो इग्निशन टेम्परेचर कि उसको जलाया ही ना जा सके, और ना ही इतना कम हो कि वो जल्दी से आग पकड़ ले। इनफ्लेमेबल मटेरियल कई जगह आपने लिखा देखा होगा कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं ये मटेरियल, तो उनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, काफी कम होता है। ये चीज क्लियर है। तो हमने अभी तक क्या क्या चीज देखी कि भाई जो वेस्ट है वो कम से कम बने, अच्छा फ्यूल कहेंगे। वेस्टेज यानी कि राख कम से कम बने तो अच्छा फ्यूल है। अब लकड़ी जलाओ तो बहुत सारी राख बन रही है, उपला जलाओ उससे भी ज्यादा राख बन रही है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, पेट्रोल जलाओ तो राख नहीं बन रही, एलपीजी जलाओ तो राख तो क्या धुआं भी नहीं बन रहा। तो जितना ज्यादा क्लीन होगा, जितना वेस्टेज कम होगी उतना अच्छा फ्यूल। दूसरी बात, जितनी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, जितनी हीट वो कम अमाउंट से प्रोड्यूस कर सकेगा उतना अच्छा फ्यूल। 1 किलोग्राम उपले से कितनी हीट निकलेगी या कितना टाइम तक आप खाना बना सकते हो या रूम को गर्म कर सकते हो, और 1 किलोग्राम एलपीजी में कितना काम कर सकते हो, बहुत लंबा चौड़ा फर्क है, बहुत लंबा चौड़ा फर्क है। तो अगर 1 किलोग्राम ऐसा फ्यूल जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है, आप उससे कम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाओगे, कम आपका काम हो पाएगा। लेकिन 1 किलोग्राम ऐसा फ्यूल जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, उससे आप ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकते हो, ज्यादा काम ले सकते हो। इतनी चीज समझ आई कि नहीं आई? तो कैलोरीफिक वैल्यू होगी, वेस्टेज की बात हो गई, इग्निशन टेम्परेचर की बात हो गई। अब बात करते हैं स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। लकड़ी को स्टोर करने लगो तो बराबर हीट पैदा करनी है लकड़ी से और बराबर करनी है आपको सपोज करो गैस से। तो एक कमरा पूरा भर जाए लकड़ी से, उससे जो हीट प्रोड्यूस होएगी 3-4 सिलेंडर जो एक कोने में रखे जा सकते हैं उनसे इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये
कैलोरीफिक वैल्यू पे है वैसे तो, लेकिन स्टोरेज देखो ना, स्टोरेज का एक तो बहुत पूरा कमरा चाहिए हमें स्टोरेज के लिए, और एक हमें थोड़ी सी जगह चाहिए, कमरे एक कोने में रख दिया और लो भाई अपना काम चल गया। तो ये स्टोरेज की दूसरी चीज। अगर स्टोरेज रिस्की है, जैसे अब हाइड्रोजन फ्यूल्ड जो है हमारे व्हीकल्स आने स्टार्ट हो गए, अब हाइड्रोजन को स्टोर करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड होने वाली गैस है, तो थोड़ा सा रिस्की काम रहेगा। ऐसे ही एलपीजी को स्टोर करना, अगर सिलेंडर थोड़ा सा भी लीकेज है तो वो कहीं भी आग क्रिएट कर सकता है। पीछे एक एक्सीडेंट भी हुआ था जयपुर में, बहुत बढ़िया, एक गैस का टैंकर था बहुत बड़ा, और उसकी वॉल लीक हो गई छोटे से एक्सीडेंट की वजह से, और जैसे वॉल लीक हुई एकदम से गैस इतनी ज्यादा फैल गई कि जैसे चिंगारी मिली बहुत दूर तक का एरिया एकदम से जल के राख हो गई, सब चीजें वहां पे जल गई। तो सेफ्टी रिस्क रहेगा। गैसेस फ्यूल में सेफ्टी रिस्क रहता है, लिक्विड में सेफ्टी रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, सॉलिड में सबसे कम रहता है। आग लग गई तो थोड़ा पानी डाल दिया और बुझ गई, कोयला है पानी डाल दिया बुझ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन गैस वाले में क्या करोगे, एकदम से फैल जाएगी, जब तक आप पानी ढूंढोगे तब तक सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। तो स्टोरेज की जो दिक्कतें तो बहुत हैं गैसेस और लिक्विड फ्यूल में, लेकिन इतनी क्लीन है, इतनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, हम उसको फिर भी प्रेफर करते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमें यूज कहां करनी है। हमें इंडस्ट्री में यूज करना है, हमें स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज करना है, वहां पे हम उपले से हीट प्रोड्यूस करेंगे तो 1800 डिग्री टेम्परेचर पे नहीं जा सकते, उसके बिना हमारा एनिलेशन नहीं होएगा, स्टील प्रोडक्शन नहीं होएगा, तो फिर फायदा नहीं है। तो वहां पे हमें कैसा फ्यूल चाहिए, ऐसा फ्यूल जो उतने टेम्परेचर को वहां पे लेके आ सके। लेकिन घर पे हमें 1800 डिग्री नहीं चाहिए, हमें सिर्फ खाना बनाना है, उस टाइम पे हम दोनों को यूज कर सकते हैं। लेकिन वहां पे बात क्या आएगी, कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है, जो सस्ता मिले फ्यूल वो अच्छा, जो महंगा मिले वो कम अच्छा। फ्यूल बुरा तो है नहीं, फ्यूल कभी बुरा नहीं होता, क्योंकि फ्यूल क्या है, एनर्जी है। एनर्जी दे, सारी चीजें सेट करके एनर्जी दे तो भाई अच्छा फ्यूल है। कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं पैसे की दिक्कत आ रही है, स्टोरेज की दिक्कत आ रही है, या फिर मतलब हैंडलिंग में दिक्कत है कि ब्लास्ट कर सकती है, तो वो दिक्कतें अलग रहेंगी। लेकिन फ्यूल बहुत अच्छा, उससे कम अच्छा, बस यही रहता है। इतनी चीज समझ आई कि नहीं आई। तो हमने सॉलिड लिक्विड गैसेस फ्यूल को भी कंपेयर किया है ये सारी चीजों के साथ। क्लीनरिटी में तो गैसेस सबसे अच्छा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में गैस को ट्रांसपोर्ट करना है पाइपलाइन से हो जाएगी, लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करना है पाइपलाइन से करा जा सकता है। लेकिन क्या सॉलिड फ्यूल को कोयला हो सकता है कि पाइप में यहां से डाल दिया और टोहाना में जाके निकाल लिया, दिल्ली में जाके निकाल लिया, नहीं हो सकता। तो वहां पे हमें ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा कॉस्ट लगानी पड़ेगी। लेकिन पाइपलाइन एक बार बिछा दी, लिक्विड और गैसेस फ्यूल बहुत स्पीडली वहां से मूव कर सकते हैं। तो हर एक फ्यूल के अपने कुछ प्लस पॉइंट और कुछ माइनस पॉइंट हैं। यूजेबिलिटी के हिसाब से हमें देखना है कि कहां पे कौन सा यूज करना है। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन टू एनर्जी रिसोर्सेज एंड टाइप ऑफ फ्यूल्स।